केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। बजट पर देश भर की निगाहें हैं। बजट में कुछ बड़े बदलाव के और बड़े ऐलान की उम्मीद है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार है और इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें दे सकती है, ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 11 बजे संसद में निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करने वाली हैं। आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। टैक्स छूट की उम्मीद खासकर मिडिल क्लास के लोगों ने लगा रखी है। उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। उम्मीद की जा रही है कि 10 लाख रुपए तक की जो आय होगी वो टैक्स से बाहर हो जाएगी, टैक्स के दायरे से। लेकिन ऐसा होता है या नहीं ये बजट पेश करने के बाद ही पता चलेगा। बात महाकुंभ की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां उपराष्ट्रपति संगम में डुबकी लगाएंगे और फिर त्रिवेणी घाट पर पूजन करेंगे और इसके बाद अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी जाएंगे। उनके साथ 73 देशों के डेलीगेट्स होंगे। उपराष्ट्रपति के प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। सीएम योगी आज एक बार फिर प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां उपराष्ट्रपति के प्रयागराज पहुंचने पर उनका स्वागत करेंगे। साथ ही कुछ कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और इसके बाद सीएम योगी बसंत पंचमी पर होने वाले महाकुंभ के महास्नान और पीएम मोदी के 5 फरवरी के प्रयागराज दौरे की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री का 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचने का दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 5 घंटे तक संगम नगरी में ही रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सीएम योगी एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी करेंगे, स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी अरैल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए क्रूज से संगम पहुंचेंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का भी निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी नेत्र कुंभ भी जाएंगे। महाकुंभ में गोल्डन बॉय भी पहुंचे हैं। अपने पूरे शरीर पर सुनहरा पेंट कर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। गोल्डन बॉय भानु प्रताप मुरादाबाद के रहने वाले हैं। महाकुंभ में आए लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, काफी उत्साहित दिख रहे हैं। फोटो खिंचवाने आप भी खड़े हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो इनको जैसे ये कभी कभी कुछ लोग फ्री में खिंचवा के चले जाते हैं फोटो, कुछ लोग पैसा भी देते हैं, तो कुछ पैसा वैसा भी देंगे? हाँ, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो देना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। ये प्रोफेशन के हिसाब से कैसा लगता है आपको? वही चीज मैं बता रही हूँ ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब अगर नहीं पता होता वो कितना इंसान पढ़ा लिखा है कितना नहीं है, तो कम से कम मांग के तो नहीं खा रहे हैं। एटलीस्ट वो मेहनत करके खा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लंदन से 28 तारीख की फ्लाइट से आए। अच्छा जी। कुंभ के लिए ही आए हैं और यहाँ आके अनुभूति हम बता नहीं सकते। हमको लगता है कि हमारे भाग्य ही खुल गए। अच्छा। क्योंकि हम मंडलेश्वर के स्थान में रह रहे हैं, तो सब वरघोड़ा 28-29 को निकला, तो इसके साथ हम निकले। और लंदन आप कितने सालों से रहती हैं? 10 सालों से। बाकी तो मैं आती जाती रहती थी, पर यहाँ की अनुभूति बहुत बढ़िया। ऐसी अनुभूति मुझे रामभूमि में हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में मैं भी वहाँ से आई थी। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत इतनी बढ़िया ये योगी मोदी की व्यवस्था है कि इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। पर लोग ही इतने अफरा तफड़ी, कुछ रह जाने वाला है ऐसा लगता है। समट के, आत्मा को समट के कोई बैठा ही नहीं है। भागो भागो भागो, जो जिसको मिलना है वो मिलना ही है। अच्छा, तो मतलब ये जो भगदड़ वगैरह या कुछ इस तरह का हुआ था, उसका कोई असर नहीं है आप लोगों को? भाग दौड़ तो होती रहती है। इतना बड़ा 14-15 करोड़ आए तो
क्या हो सकता है। और पागल लोग इतने दौड़ते हैं, वो नहीं करना चाहिए। शांति से करो तो सबको मिलता है चांस। ये झोला इस तरह से कैसे लिए हुए? ये सर अब यहाँ चलने में थोड़ा ये जो सवारियां नहीं मिल पा रही, इसलिए आप तो जानते हैं भारत हमारा आगे है जुगाड़ करने में। जी, कैसा है व्यवस्था? बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर, असारानी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। मैं तो कहता हूँ सभी यात्रियों से बड़े प्रेम के साथ में आए, माता गंगा के चरणों में स्नान करें। ये एक है गोल्डन बॉय जो पूरा गोल्ड कलर में इन्होंने अपने आप को पेंट कर रखा है। इनके पास तमाम लोग फोटो भी खिंचवाने आए हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ वेटिंग में लोग हैं, आप इनको देखिए। और पहले तो इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा वैसे गोल्डन बॉय नंबर 1 से ही जानते हैं सभी। कहाँ देश में आप गोल्डन बॉय बन के जा चुके हैं? मैं अभी तक वैसे बम्बई में ऑडिशन वगैरह दे चुका हूँ और गोल्डन बॉय वहाँ पे भी बन चुका हूँ। और अपने मुरादाबाद हरबन पार्क से मैंने स्टार्ट किया था। क्या नाम है आपका? मेरा रियल नेम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। अच्छा जी, तो भानु जी ये बताइए कि यहाँ आप जब आए हुए हैं कितना चार्ज करते हैं एक फोटो खिंचवाने का? चार्ज तो कोई नहीं, लोग खुशी से देके जाते हैं अपनी मर्जी से, कोई चार्ज नहीं है किसी का। अच्छा जी, कुछ दे के जाते हैं? हाँ देके जाते हैं, बहुत से 100 भी देके जाते हैं, 500 भी देके जाते हैं, 10 भी देके जाते हैं, ना भी देके जाते हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग बिना दिए भी चले जाते होंगे। हाँ, पर उनके चेहरे पे स्माइल आती है ना, मुझे अच्छा लगता है। तो कितने साल से आप ये बन रहे हैं गोल्डन? मैं सन 2023 से कर रहा हूँ और बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मेरी मम्मी को, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं कर रहा था, अपनी मम्मी का थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ। अभी हमने देखा QR कोड भी ले रखा है। हाँ, लोग ये मेरा मतलब चैनल का नेम प्लेट भी है। ज्यादातर लोग नेम प्लेट से भी जानते हैं मेरे को, क्योंकि कोई भी नेम प्लेट नहीं लगाता, मैं ही लगाता हूँ। हाँ। और मेरा QR कोड भी है और वैसे QR कोड भी वैसे यहाँ पे रख देता हूँ। मतलब कई बार नगद पैसा ना हो, आपको जो है वो QR कोड से दे सकता है। कमाई धमाई कुछ हो जाती है? देखो, खुशी भी महसूस होती है और कमाई अपने घर के खर्चे चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोई काम आपके पास है? यही करता हूँ ज्यादातर तो। अच्छा जी, बिल्कुल। तो मुरादाबाद में ज्यादातर आप रहते हो? ज्यादातर मुरादाबाद हरवन पार्क में रहता हूँ मैं। और मुरादाबाद में मैं किराए भी रहता हूँ। और मुरादाबाद से दूर है मेरा, क्या नाम है, चंदोसी के पास है मेरा गांव, ग्राम बरौली रस्तमपुर। जी, जिला मुरादाबाद। जिला मुरादाबाद। और इस बीच महाकुंभ में हुए हादसे की जांच तेज कर दी गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम शुक्रवार को महाकुंभ क्षेत्र पहुंची। टीम ने पहले अधिकारियों के साथ बैठक की, हालात और घटना के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद टीम घटनास्थल पहुंची और इस दौरान भी टीम के साथ ऑफिसर्स मौजूद थे। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से घटना की जांच की है। अभी पिछले हफ्ते ही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद ही किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर से हटा दिया, इस पद से हटा दिया और इसी के साथ उन्हें महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य के पद से हटा दिया है। 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान किया था। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ और उन्हें अखाड़े की प्रतिष्ठित पदवी महामंडलेश्वर से नवाजा गया। लेकिन तभी से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी सवालों के घेरे में आ गई थी। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई साधु संत किन्नर अखाड़े के इस फैसले का मुखर विरोध कर रहे थे। ममता कुलकर्णी को एक हफ्ते पहले किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता महाकुंभ में पहुंची थी। इसके बाद से किन्नर अखाड़े में विवाद गहरा गया था। साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की नींव रखने वाले अजय दास भी शुरू से ही इस फैसले के विरोध में थे। आरोप लगा कि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़े पर कब्जा कर लिया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के बाद उन्हें यमाई ममता नंद गिरी नाम दिया गया था। ममता को इतनी बड़ी पदवी देने के बाद से ही कई अखाड़े इस फैसले के पक्ष में नहीं दिखे। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना था कि अजय दास अपने परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है। इस तरह वो अपने फैसले पर अडिग थी।
90 के दशक में बॉलीवुड में जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने मोह माया त्याग कर महाकुंभ में संन्यास लिया था। मैं आज घोषणा कर चुका हूं कि आचार्य महामंडलेश्वर के पद से मैं लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को जो है पद मुक्त करता हूं और यथाशीघ्र जो है संस्थापक होने के नाते मैं इनको नोटिस जारी करने वाला हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस उद्देश्य से मैंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था, जो नियोजित किया था 2016 कुंभ में मेरे जमीन मेरे नाम से अलॉटमेंट करा करके मैंने सर्वत्र इसमें न्यौछावर करके एक समाज हित में मैंने जो कार्य किया था वो जो है इन लोगों ने ताक पे रख दिया। ये धर्म प्रचार प्रसार और धार्मिक गतिविधियों से हट करके मात्र जो है सिर्फ कुंभ के 1 महीने के प्रवास के लिए केंद्रित हो गए। खुद ममता कुलकर्णी ने 23 साल की तपस्या से लेकर अग्नि परीक्षा तक की दुहाई दी, लेकिन ममता शुरू से ही सवालों से घिर चुकी थी। साधु संतों ने उनकी संन्यास दीक्षा पर भी सवाल उठाए थे। उनके महामंडलेश्वर पद की योग्यता पर भी प्रश्न उठे। खुद ममता ने इस पर सफाई दी कि उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, हर परीक्षा को पास किया, तब उसका फल उन्हें मिला। ममता कुलकर्णी ने आचार्य लक्ष्मी से दीक्षा ली है। ममता ने ये भी कहा था कि वो बॉलीवुड में वापस नहीं जाएंगी, अब वो सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। ये सवाल भी उठा कि ममता एक महिला है तो वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बन गई। बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रश्न खड़े किए। हालांकि किन्नर अखाड़ा ये तर्क देता रहा कि ममता को परंपरा के मुताबिक महामंडलेश्वर बनाया गया है। ममता कुलकर्णी जैसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अनेक आरोप है, जिसको के देशद्रोह के आरोप है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो है अपने साथ शामिल कर लिया और उसको अचानक रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। इस कार्रवाई की क्या मुख्य वजह ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना है या उससे पहले और भी कोई बड़ी वजह रही? देखिए, छोटे मोटे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जब बड़ा कारण आ जाता है तो छोटे कारण गौण हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने जो है आचार्य महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को जो है संविधान के धर्म के विरुद्ध बनाया। महामंडलेश्वर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनमें महामंडलेश्वर के लिए शास्त्री आचार्य होना जरूरी होता है। अखाड़े के पंच उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। 5 स्तरीय जांच से गुजरना पड़ता है। सन्यासी की शिक्षा, चरित्र के बारे में पता किया जाता है। महामंडलेश्वर को परिवार सांसारिक सुखों को छोड़ना पड़ता है। उसे वैराग्य पर खरा उतरना होता है, नहीं तो अखाड़े से निष्कासित भी किया जा सकता है। फिलहाल ममता कुलकर्णी पर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मेशन 2027 के लिए यूपी बीजेपी संगठन में कई बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और जल्द ही जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें जिलाध्यक्षों के पद में बहुत बड़े बदलाव की संभावना है। लक्ष्य 2027 को भेदने के लिए बीजेपी नई टीम तैयार कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को अनुमोदन के लिए भेज दिया है। बीजेपी की रणनीति है कि 80% जिला अध्यक्षों को बदलकर युवा जिला अध्यक्षों की टीम तैयार की जाए, जिसमें ओबीसी, एससी और महिलाओं की पूरी भागीदारी हो। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य भेदने में जुटी भारतीय जनता पार्टी संगठन का पुनर्गठन कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत युवाओं की, ओबीसी और दलितों की, महिलाओं की एक बड़ी टीम तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं, वहीं अब बारी जिलाध्यक्षों की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने के बाद जिलाध्यक्षों के नामों को फाइनल कर लिया है और सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। अनुमोदन क्या होते ही केंद्रीय नेतृत्व का सूची भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 दिन में जारी कर देगी। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की सूची फाइनल हो गई है। फिलहाल 98 संगठनात्मक जिलों में से 75 से 80 जिलाध्यक्ष घोषित किए जा सकते हैं, जबकि बचे हुए जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची को होल्ड किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पीलीभीत,
शाहजहांपुर, बलरामपुर, अयोध्या, सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, गाजियाबाद महानगर, बदायूं और बरेली में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वहीं जो जिलाध्यक्ष 2 बार से लगातार जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, उनको तीसरी बार मौका नहीं मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया एकदम तेजी से जारी है और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र है। कार्यकर्ताओं को निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक अपनी इच्छा रखने का, अपनी मर्जी रखने का, अपना चुनाव करने का, अपना भागीदारी सुनिश्चित कराने का पूरा अवसर होता है। जिलाध्यक्षों की घोषणा बहुत शीघ्र होगी। मंडल स्तर की कमेटियाँ बन चुकी हैं और प्रदेश जिलों की कमेटियाँ बनने के बाद प्रदेश और आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। बीजेपी ने जिलाध्यक्षों के निर्वाचन को लेकर जिले में निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक की तैनाती की थी। जिलाध्यक्षों के बाकायदा जिलों में नामांकन कराए गए। जिलाध्यक्षों के नामांकन का क्रेज इतना रहा कि 5500 से ज्यादा नामांकन हुए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जिलाध्यक्षों में इस बार महिला, ओबीसी और दलितों की बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी हर क्षेत्र में एक महिला जिलाध्यक्ष बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।